प्रिय छात्रों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से प्रभा ने पहले दिन खाना बनाई और भाभी ने चुपके से दाल में एक मुट्ठी नमक डाल दिया था, जिसके कारण दाल का स्वाद खराब हो गया। समर जैसे ही पहला निवाला अपने मुख में डाला, वह उसे थूकने के लिए उठ गया। इस प्रकार से समर बहुत नाराज हुआ। बाबूजी, अम्मा, भाभी सबने प्रभा को खरी खोटी सुनाया और समर दुखी हो गया। प्रभा भी आश्चर्यचकित हो गई कि बनाते समय तो उसने दाल को चख लिया था और चखने के बाद उसे ठीक ही लगा था, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? खैर, जाने दीजिए, जो होना था वो तो हो गया। उसके कल होकर के ही प्रभा को मायके जाना था। प्रभा के भाई आए और प्रभा को लेकर मायके चले गए। इस प्रकार से समर की जिंदगी में एक प्रकार की हलचल सी मची रहती है। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि किस प्रकार से उसके जीवन का घटनाक्रम चलता है। तो आइए हम लोग पाठ 4 शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं कि आगे समर के जीवन में किस प्रकार के घटनाक्रम चलते हैं। समर ने व्यायाम की दृष्टि से शाखा जाना शुरू कर दिया था और विवाह से पूर्व संध्या के समय वह बौद्धिक भी जाता था, पर विवाह के बाद मानसिक उथल-पुथल के कारण वह कहीं नहीं जा सका। कहने का मतलब कि व्यायाम की एक्सरसाइज की दृष्टि से समर शाखा जाया करता था। मैंने बताया था शुरू में ही, जिस समय सारांश पूरे उपन्यास का सारांश एक्सप्लेन कर रहा था, उस समय शाखा का मतलब बताया था। वैसे शाखा का मतलब तो जनरली हम लोग ब्रांचेज के रूप में लेते हैं, लेकिन यहाँ यह जो शाखा है वह RSS का है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का है, जिसमें वह व्यायाम की दृष्टि से जाता था। और शाम के समय बौद्धिक भी जाता था। अब बौद्धिक भी क्या चीज है? यह बौद्धिक है, यह शाखा लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है, जिसमें ज्ञान की बातें, धर्म की बातें और इधर उधर की भी बातें होती हैं। तो उसमें वह जाया करता था। लेकिन जैसे ही समर का विवाह हो गया, समर की जिंदगी ही बदल गई। समर की जिंदगी में उथल पुथल मच गया। वह किसी एक धारा पर नहीं चल रहा था। उसके जीवन में हमेशा कोई न कोई परेशानी आ ही रही थी, जिसके कारण वह शाखा जाना बंद कर दिया था। प्रभा आंधी की तरह उसके जीवन में आई और लहर की तरह चली गई। कहने का मतलब कि जितनी जल्दी प्रभा उसके जीवन में आई, उतनी ही जल्दी प्रभा उसके जीवन से चली भी गई। आप क्या समझते हैं कि जीवन से चली गई का मतलब यह हुआ कि प्रभा हमेशा हमेशा के लिए उसके जीवन से निकल गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रभा उसके जीवन में आई। प्रभा के आने पर उसने अपने मन में क्या क्या सपने संजोए थे, लेकिन उसके सारे सपने धरे के धरे रह गए।
और प्रभा का विचार और समर का विचार आपस में मेल नहीं खा रहा है। हालांकि मेल नहीं खाने का कारण मुझे तो नहीं लगता है कि कोई कारण है, सिर्फ यह कारण समर की दृष्टि में है, क्योंकि समर को गलतफहमी पैदा हो गई थी और उस गलतफहमी के कारण समर को लगता है कि प्रभा के साथ उसके जीवन का गुजर बसर नहीं होगा, उसका जीवन प्रभा के साथ सही नहीं चलेगा, अनुकूल नहीं रहेगा। समर को लगता था कि जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होकर चुकी हो। कहने का मतलब कि समर का विवाह, समर को लगा कि उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना घट गई और वह घटना घटकर समाप्त भी हो गई। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रभा शादी होने पर उसके जीवन में आई और फिर मायके चली गई। उसने माँ को किसी से कहते सुना। क्या सुना? अपने लड़कों को लड़कियों की क्या कमी, हम तो समर की दूसरी शादी कर देंगे। माँ समर से नहीं किसी और से कह रही थी और समर ने सुन लिया था कि मेरे लड़का के लिए क्या है, लड़की की कोई कमी है, मैं चाहूँ तो अपने बेटा की दूसरी शादी कर दूँ। समर ने पहली या दूसरी बार माँ को जोर से डांट कर कहा कि वह पढ़ना चाहता है। समर ने पहली या दूसरी बार माँ को डांट कर कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ का विचार था कि शायद समर को प्रभा पसंद नहीं है, इसलिए समर की दूसरी शादी कर दी जाए। समर ने डांट कर कह दिया कि मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ। ओरिजिनल बुक में देखेंगे तो समर ने यह भी कहा है कि एक शादी करके तो मेरी यह दशा हो रही है, यदि मैं दूसरी शादी करूं तो मेरी दशा क्या होगी। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर समर को अंदर से यह विश्वास था कि प्रभा से वह भले ही कुछ समय तक न बोले, पर वह उसकी पत्नी है। कहने का मतलब यह है कि माँ ने जो कुछ कहा था कि हाँ समर की दूसरी शादी कर देंगे, लड़की की कोई कमी थोड़ी ही है, लेकिन समर को विश्वास था कि भले ही कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए वह अपनी पत्नी प्रभा से न बोले, यह बात सही है, लेकिन जो भी हो प्रभा उसकी पत्नी है, प्रभा के साथ उसकी शादी हुई है। एक न एक दिन सब कुछ सामान्य हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा और वह अपनी पत्नी से बातचीत करेगा और दुख सुख में एक दूसरे के साथ देंगे। चंदन समर के मामा हैं और उन्होंने यह विवाह कराया था। सारांश में पहले भी मैंने कई बार चर्चा की है कि समर के मामा का नाम चंदन था और उन्होंने ही समर का विवाह कराया था। और माँ को हमेशा अपने भाई चंदन से यह शिकायत रहती थी कि उसने पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त प्रभा में कुछ नहीं देखा और उन्हें उम्मीद से बहुत कम दहेज मिला। माँ हमेशा शिकायत करती थी अपने भाई से, चंदन से, कि देखो प्रभा में पढ़ाई लिखाई के अलावा और कोई गुण नहीं है, तुमने पढ़ाई लिखाई के अलावा प्रभा में कुछ देखा ही नहीं। और जब प्रभा विवाह हो करके ससुराल आई तो अपने साथ दहेज के रूप में गहने, रुपए, कपड़े इत्यादि और कुछ नहीं लाई। पिताजी को 25 रुपए पेंशन मिलती थी। सारांश में भी मैंने कई बार चर्चा की है, यहाँ तक कि फर्स्ट असाइनमेंट टेस्ट में यह क्वेश्चन भी आया था। 25 रुपए पेंशन मिलती थी और धीरज को महीने में 99 रुपए तनख्वाह मिलती थी। खर्च बहुत था, यह भी मैंने पहले बताया कि घर में परिवार ज़्यादा है जिसके कारण खर्च
ज़्यादा है। परिवार में माता पिता भाई भाभी के अतिरिक्त अमर तथा कुंवर 2 छोटे भाई थे। और जो आगे देखेंगे तो मैंने यह भी पहले बता रखा है कि परिवार में इतने सारे लोग थे। माता पिता, भाई भाभी, अमर कुंवर, ये दोनों छोटे भाई थे। और जो क्रमशः क्रमशः मतलब ग्रेजुअली मैट्रिक तथा 8वीं में थे। कहने का मतलब यह हुआ कि यह अमर जो है, अमर यह मैट्रिक में है। और यहाँ यह जो कुंवर देख रहे हैं यह 8वीं में मतलब क्लास 8 में था। और समर को इंटर की बोर्ड परीक्षा देनी थी। समर को क्लास 12 की बोर्ड एग्ज़ाम देनी थी। घर में समर से 2 साल छोटी बहन मुन्नी भी थी। 2-3 साल पहले 16-17 वर्ष की उम्र में पढ़ाई छुड़ाकर किसी तरह कर्ज लेकर उसका विवाह किया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि घर में समर से 2 साल छोटी बहन। यहाँ मैंने फर्स्ट असेसमेंट टेस्ट में एक प्रश्न भी किया था कि मुन्नी की शादी कितने साल की उम्र में हुई थी, तो 16-17 साल की उम्र में। और यहीं पर मैंने एक ऑप्शन भी दिया था आप लोगों को। अभी कुल मिलाकर के आप घर में परिवार जोड़ ले तो माता पिता भाई भाभी 4, अमर कुंवर समर 7, समर की पत्नी प्रभा 8, मुन्नी 9 लोग परिवार में हैं। और पूरे परिवार की आमदनी भी हम लोग यहीं पर जोड़ लेंगे। पिताजी को 25 रुपये पेंशन मिल रही है और धीरज को 99 रुपये महीने में तनख्वाह मिलती है। तो कुल मिलाकर के 124 रुपये पूरे परिवार की आमदनी है और 9 लोगों का खर्च है। उसका पति और सास उस पर अत्याचार करते थे। यहाँ किसका पति और सास किस पर अत्याचार करते थे? मुन्नी। यहाँ हम लोग मुन्नी के बारे में पढ़ रहे हैं। उसका पति मतलब मुन्नी का पति और मुन्नी की सास मुन्नी पर बहुत अत्याचार करते थे। 1-1.5 साल के बाद सास के मरने पर पता चला कि उसके पति की एक रखैल है। 1-1.5 साल के बाद मुन्नी की सास मर गई। तब मुन्नी को पता चला कि मुन्नी का पति जो है उसकी एक रखैल है। रखैल मतलब इलीगल वाइफ। उसकी एक इलीगल वाइफ भी है। उसको वह घर ले आया। अब क्या किया उसने, जब तक माँ थी तब तक तो रखैल की तरह थी, इलीगल थी, इसलिए वह कहीं और रहा करती थी। लेकिन जब माँ मर गई तब उसका डर भय समाप्त हो गया और उसने उस रखैल को भी, इलीगल वाइफ को भी घर ले आया। मुन्नी से वह अपनी और अपनी रखैल की सेवा कराता। अब मुन्नी का पति क्या करता, मुन्नी से अपनी सेवा करवाता और अपनी जो रखैल है, इलीगल वाइफ है, उसकी सेवा करवाता। और 2-2, 3-3 दिन तक उसे खाना नहीं देता। 2-2, 3-3 दिन तक मुन्नी को खाना नहीं देता। उसके हाथों पर पलंग के पाए रखकर अत्याचार करता। मुन्नी के हाथ पर बेड का जो पैर है, बिछावन का, पलंग का, वह रख देता और उसको टॉर्चर करता। एक दिन सवेरे सवेरे बेत की मार के कारण पड़े नीले निशानों के साथ मुन्नी हमेशा के लिए वापस पिता के घर आ गई। एक दिन बेत से मुन्नी के पति ने मुन्नी की इतनी बुरी तरह से पिटाई की जिसके कारण मुन्नी के शरीर पर नीले नीले निशान पड़ गए
और वह हमेशा के लिए अपने पति का घर छोड़कर अपने माता पिता के घर आ गई। अब वह यहीं रहती है, जिसके कारण मुन्नी हमेशा उदास रहती थी। अंदर ही अंदर उसे कोई चीज़ पीछे जा रही थी। कहने का मतलब यह है कि अंदर ही अंदर मुन्नी के मन में कोई न कोई बात हमेशा चलती रहती थी, जिसके कारण वह चिंतित रहती थी। उसकी शादी 16-17 वर्ष की उम्र में यहाँ देखेंगे हुई थी। अभी वह 18-19 वर्ष की हो गई है। 18-19 वर्ष की चमकते मोती सी उम्र झुर्रियों और दुख के पाले में मुरझा गई थी। कहने का मतलब यह है कि 18-19 वर्ष की उम्र में आदमी की लड़कियों के चेहरे पर चमक होती है, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ रिंकल्स नहीं होते हैं, लेकिन 18-19 वर्ष की उम्र में ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई है, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं। बाबूजी ने बहुत प्रयत्न किया, बिरादरी का दबाव भी डाला, परंतु वह अपनी ससुराल न जा सकी। बाबूजी ने क्या किया कि मुन्नी के पति पर बिरादरी मतलब सोसाइटी, समाज का दबाव भी डाला, बहुत कोशिश की, लेकिन मुन्नी अपनी ससुराल नहीं जा सकी। पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। अब यहाँ मुन्नी को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, कि पहले से ही समर अभी पढ़ ही रहा है, अमर कुंवर 3 आदमी पढ़ रहे हैं। अब मुन्नी की शादी भी हो गई है। अब फिर मुन्नी को आगे पढ़ाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि घर में पैसे नहीं है। सिलाई कढ़ाई भी पैसे के अभाव के कारण नहीं सिखा सकते थे। अब मुन्नी को सिलाई कढ़ाई का काम यदि सिखा देते, स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी का काम यदि सिखा देते, तो वो अभी कुछ कमाकर अपना जीवन पालन कर लेती, लेकिन परिवार में पैसे के अभाव के कारण उसे सिलाई कढ़ाई भी नहीं सिखाया जा सकता था। कुल मिलाकर के परिवार की स्थिति बहुत ही खराब है। शुरू में सब मुन्नी के प्रति हमदर्दी दिखाते थे। शुरू में जब मुन्नी वहाँ से भाग करके आई थी अपने माता पिता के घर, तो शुरू में सब उसके प्रति सिंपैथी दिखाते थे। अब तो वे भी भूल चुके हैं, लेकिन अब कोई सिंपैथी नहीं दिखाता है। मुन्नी स्वयं को परिवार पर एक बोझ समझती है। सही बात है, क्योंकि शादी की हुई लड़की है, उसे अपने पति के घर होना चाहिए। उसके सुख दुख, हर तरह के खर्च की जिम्मेवारी पति पर होनी चाहिए। लेकिन अभी आकर वह माता पिता के घर बैठी है, जिसके कारण मुन्नी अपने को उस परिवार पर बोझ समझती है। कभी कभी भाभी प्रभा के विषय में समर से व्यंगपूर्वक बात करती तथा उसे अपनी पत्नी को दबाकर रखने की सलाह देती। यहाँ ये कट रहा है, इसको मैं इधर थोड़ा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, कभी कभी भाभी प्रभा के विषय में समर से व्यंगपूर्वक बात करती। प्रभा के विषय में, अब प्रभा तो नहीं है, मायके चली गई हुई है, तो अब भाभी को मौका मिलता है, तो समर से भाभी व्यंगपूर्वक सरकास्टिक बातें प्रभा के विषय में करती हैं और समर को सलाह देती है कि प्रभा को थोड़ा दबा करके रखना, क्योंकि प्रभा को दबा करके नहीं रखोगे तो वह सिर पर चढ़ जाएगी। अपने भाई भाभी के उदाहरण द्वारा वह अपने कथन की पुष्टि करने का प्रयास करती है। हम लोग ओरिजिनल बुक में देखेंगे कि भाभी जो हैं वह अपने खुद के भाई और भाभी का एग्जाम्पल दे रही हैं, और ओरिजिनल बुक में हम लोगों ने देखा है कि उसमें वो बता रही हैं कि भाभी की खुद की भाभी ऐसे ही बहुत चढ़ी रहती थी, तो
भाभी का भाई अपनी पत्नी को दबा करके रखते थे, उसकी पिटाई करते थे, जिसके कारण वह दबकर रहती थी। तो समर को भी ऐसा ही करना चाहिए, अपनी पत्नी को दबा कर रखना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर उसकी पिटाई भी करनी चाहिए। भाभी भड़का रही हैं समर को। अपने अंतर मन में वह प्रसन्न थी कि प्रभा पढ़ी लिखी तथा उससे सुंदर होने पर भी घर में महत्वपूर्ण स्थान नहीं पा सकी। भाभी भीतर ही भीतर इसलिए खुश रहती थी क्योंकि प्रभा उनसे सुंदर थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, फिर भी प्रभा की उतनी इज्जत घर में नहीं होती थी जितनी इज्जत भाभी की होती थी। भाभी सुंदर न थी, पढ़ी लिखी न थी, फिर भी भाभी का सम्मान, भाभी की इज्जत परिवार में प्रभा से ज़्यादा थी, इसलिए भाभी खुश रहती थी। इस अंक में समर की मानसिक वेदना ही अधिक उभर कर आई है। तो इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि समर की जो मानसिक वेदना है, जो मेंटल कष्ट है, पीड़ा है, वह ज़्यादा उभर कर आई है। समर कम बोलता है, लेकिन पहले की चुप्पी आत्म तृप्ति और संतुष्टि की चुप्पी थी, और अब की चुप्पी जो है वह आरे की तरह भीतर ही भीतर उसे स्वयं को रेते जा रही थी। समर कम बोलता था, पहले चुप रहता था, लेकिन पहले जब चुप रहता था तो उसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता था, लेकिन अब जब चुप रहता है तो भीतर ही भीतर उसकी यह जो चुप्पी है, साइलेंस है, वह साइलेंस उसे बहुत दुख पहुंचाता है। परीक्षा निकट आती जा रही थी, पर उसका मन पहले की तरह पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा था। समीप आती बोर्ड की परीक्षाओं का ध्यान आते उसका मन भय से कांप उठता। कहने का मतलब कि समर का मन अब पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा है, और जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती जा रही थी, उसका मन भयभीत हो जाता था, वह डर जाता था कि आखिर परीक्षा में क्या होगा, वह पास भी हो पाएगा या नहीं, क्योंकि परीक्षा नज़दीक आती जा रही थी और मन दुखी होने के कारण वह पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा था। घर उसे काटने के लिए दौड़ता। कहने का मतलब कि घर में उसे मन नहीं लगता, घर में रहना वह पसंद नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता कि वह घर से बाहर ही रहे। उसे बार बार पैसे की कमी का एहसास दिलाया जाता। अब समर जब घर में होता तो बार बार बाबूजी, अम्मा, ये सब समर को एहसास कराते कि देखो भाई, घर में पैसे की कमी है, बहुत दिक्कत है, मुश्किल से घर चल रहा है। समर को लगता जैसे उसके अंदर का कुछ खो गया था। समर को ऐसा लगता कि जैसे उसके मन से कुछ खो गया है। पूरा दिन समर इधर उधर भटकता रहता। शाम को मजबूरी में वह घर आता। उसे समझ आ रहा था जैसे लोग उसे बेकार का ऐसा आदमी मानने लगे हैं जिसे कोई काम नहीं। अब समर को यह महसूस होने लगा था कि उसके परिवार के लोग समर को बेकार का आदमी समझने लगे हैं जिसे कोई काम नहीं है। बस मन भर का मुंह फुलाए दिन भर घूमता रहता। यहाँ मन भर का मुंह फुलाए का मतलब यह है कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा बना रहता भीतरी दुख के कारण, जिसे देख करके ही कोई अंदाज लगा सकता था कि यह आदमी भीतर से बहुत दुखी है। तो जिसके कारण वह हमेशा दिन भर इधर उधर घूमता भटकता रहता। अवज्ञा और अनादर से आहत होकर वह पार्क में घंटों अकेला बैठा रहता। अवज्ञा और अनादर, अनादर का मतलब है डिसरेस्पेक्ट, घर में उसको कोई आदर नहीं दे रहा है। और अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब हुआ डिसओबेडियंस।
अवज्ञा का मतलब हुआ डिसओबेडियंस, अर्थात उसकी बात भी कोई नहीं सुनता है और ना उसको कोई आदर ही देता है। जब बहुत देर हो जाती तो उठकर घर चला जाता। अब वह जा करके घंटों पार्क में बैठा रहता। वहां भी बैठे बैठे जब ऊब जाता, बहुत देर हो जाती, तब वह लौटकर घर आ जाता। वह पहले जैसा निश्चिंत बनने के लिए, निश्चिंत मतलब टेंशन फ्री, चिंता मुक्त बनने के लिए कहाँ चला गया, यहाँ निश्चिंत बनने के लिए तड़पता, पर मन का बोझ कम ही नहीं होता। वह अपने मन को हल्का करने के लिए, चिंता मुक्त करने के लिए बहुत कोशिश करता, बहुत परेशान होता, लेकिन उसके मन का बोझ कम ही नहीं होता। उसे लगता कि उसकी ज़िंदगी व्यर्थ हो गई है। समर को ऐसा महसूस होता कि समर की ज़िंदगी अब बेकार है, उसकी ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं है। उसे अपनी ज़िंदगी ही बोझ महसूस होने लगी। अब तक के जिए सभी पल बेकार गए और भविष्य भी अंधकार से भरा हुआ है। समर को लगता कि अब तक जो उसने ज़िंदगी जी है वह ज़िंदगी बेकार की रही है और आगे की भी जो ज़िंदगी है वह डार्क है, अंधकार से भरा हुआ है। उसे लग रहा था कि वह मकड़ी के जाल में फंसी मक्खी सा उलझ गया है। कभी कभी आप लोगों ने देखे होइएगा कि स्पाइडर ने जो जाल बना कर रखा होता है, उस जाल में कोई मक्खी फंस जाती है और वह निकलने की जितनी ज़्यादा कोशिश करती है उतना ही वह फंसती चली जाती है। समर को भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। उसकी आंखों की चमक और होठों की मुस्कुराहट छीन गई। अब तो समर की आंखों में न चमक रह गई और न उसके होठों पर मुस्कुराहट रह गई। उसके सारे सपने टूट गए हैं, ऐसा समर को महसूस होता। कॉलेज के लड़के आपस में हंसी मजाक करते, जब कॉलेज जाते तो आपस में फ्रेंड सर्कल में हंसी मजाक करते। कुछ लड़के लड़कियों की बातें करते करते हैं, कुछ लड़के अभिनेता अभिनेत्रियों की बातें करते हैं, हीरो हीरोइंस की बातें करते हैं, तो कुछ प्रबुद्ध छात्र राजनीति पर बहस करते हैं, कुछ पॉलिटिक्स पर बात करते हैं। कहने का मतलब कि सारे बच्चे अपने अपने नेचर के अनुसार किसी न किसी टॉपिक पर बात करते, पर समर का मन वहां जाने का को नहीं करता। लेकिन समर उन लोगों के ग्रुप में शामिल नहीं होता क्योंकि वह हमेशा दुखी रहता था। उसे ये सब बातें वाहियात लगती। वाहियात मतलब फालतू की। इन सब बातों का क्या फायदा? समर अपने मन में सोचता है कि ये अभिनेता अभिनेत्रियों की बात, लड़के लड़कियों की बात, राजनीति की बात, इन सारी बातों से क्या फायदा? उसे अपना जीवन निरानंद, निरानंद मतलब बिना आनंद का, अनहैप्पी, निरानंद का मतलब हुआ अनहैप्पी और खोखला लगता। कभी कभी उसका मन भी उसमें शामिल होने को करता, पर उसका मन ही मर गया था। कभी कभी समर की इच्छा होती कि बाकी लड़के जिस तरह की बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उन लोगों के बीच वह जाए, लेकिन वह नहीं जाता। मन करता लेकिन नहीं जाता क्योंकि उसका मन दुखी रहता था। कॉलेज के लड़कों से मनहूस मनहूस सुनते सुनते वह 20 साल और बूढ़ा महसूस करने लगा। अब कॉलेज के बाकी लड़के समर को मनहूस मनहूस कहकर चिढ़ाने लगे थे और मनहूस मनहूस सुनते सुनते समर अपने को 20 साल और बूढ़ा महसूस करने लगा था। वह निराशा और थकान से ग्रस्त हो गया। गीता पढ़ने से शांति मिलती। वह निराश हो गया था। निराश होने के कारण वह मेंटली टायर्ड हो गया था। लेकिन गीता
पढ़ता तो उसके मन को थोड़ी शांति मिलती। मंदिर जाकर एकांत में बैठकर सोचने में सुख मिलता। पर एक दिन जब एक पंजाबी शरणार्थी को मंदिर के पुजारी ने प्रसाद मांगने पर धूनी की जलती लकड़ी से मारकर भगाया, तो यह देखकर समर बहुत दुखी हुआ और उसका मंदिर जाना भी बंद हो गया। कहने का मतलब यह है कि मन को शांत करने के लिए समर मंदिर जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा कि एक पंजाबी शरणार्थी था जो मंदिर के पुजारी से प्रसाद मांगा। तो मंदिर के पुजारी ने क्या किया कि हवन कुंड में जो लकड़ी जल रही थी वही लकड़ी लेकर के और उसने उस शरणार्थी को मारकर भगा दिया, जिसके कारण समर मंदिर भी जाना बंद कर दिया। उसे लगा कि कभी पुजारी का मूड खराब हुआ तो उसे भी उसके क्रोध का भाजन होना पड़ेगा। कहने का मतलब कि पुजारी उसे भी कहीं न मार बैठे। वह प्रभा के बारे में सोचना नहीं चाहता था, पर घर में उसकी बुराई की कथा का कोई न कोई अंश हमेशा कान में पड़ता रहता। समर चाहता था कि प्रभा के बारे में वह सोचे भी नहीं, लेकिन जैसे ही वह घर जाता कोई न कोई परिवार के सदस्य प्रभा के बारे में ही उसकी बुराई को लेकर के बातें छेड़ देते, जिसके कारण फिर से उसे प्रभा याद आ जाती और फिर उसका मन अशांत हो जाता। उसने कई बार सोचा और अनुभव किया कि सारे फसाद की जड़ प्रभा का अहंकार है। सारे फसाद, फसाद मतलब प्रॉब्लम, समस्या, उपद्रव, है ना। तो एक बार समर को अनुभव हुआ कि घर में जितना ज़्यादा जो उपद्रव हो रहा है, जितनी सारी समस्याएं हो रही है, उन सारी समस्याओं की जड़ प्रभा ही है और प्रभा का अहंकार मतलब घमंड है। पर उसके मन में एक चुभन थी, लेकिन उसके मन में एक बात की टीस हमेशा थी। क्या? 4 दिन उसकी पत्नी उसके घर में रही और वह उससे एक शब्द भी नहीं बोला। उसे यह बात हमेशा टीस मारती थी। उसके मन में यह बात हमेशा आती थी कि 4 दिन तक उसकी पत्नी उसके घर में रही, लेकिन उसने उससे एक शब्द भी बात नहीं की। मन की विकलता मतलब व्याकुलता, परेशानी, अंतर्द्वंद मतलब अपने ही मन में 2 तरह के जो भाव उठते हैं वह उसे अशांत किए हैं। कहने का मतलब कि उसका जो मन व्याकुल है वह और उसके मन में जो तरह तरह के भाव उठ रहे हैं, करे न करे, यह करे वह करे, उसे छोड़े इसे छोड़े, इस तरह की जो भावना मन में आती है उसको अंतर्द्वंद बोलते हैं। तो जिसके कारण वह अशांत रहता है, वह शांति के लिए रोना चाहता है। समर चाहता है कि रोए। कहने का मतलब यह है कि मन में जब अधिक पीड़ा होती है, अधिक तकलीफ होती है और आदमी फूट फूट करके रो पड़ता है, तब जाकर के उसके मन को शांति मिल जाती है और मन का पीड़ा, मन की तकलीफ थोड़ी हल्की हो जाती है। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे कि यह चैप्टर 4 पार्ट 4 समाप्त भी होता है और वीडियो भी लंबा हो गया है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर अगला पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल धन्यवाद।